पत्रकारिता में आप हमारे रोल मॉडल हैं, आपको देख के आज भी प्रेरणा लेते हैं, सभी लेते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, जब राहुल गांधी जी पत्रकार की भी जाति पूछने लगते हैं, अब हमें भी जाति बताना पड़ेगा या फिर ये माना जाए कि जो मंडल की राजनीति था उसका पार्ट 2 तैयार हो गया? देखिए, मंडल की राजनीति का पार्ट 2 तो हो ही रहा है। वो तो वो जो कास्ट सेंसस है वही है और ये कोई नई बात नहीं है। मंडल वर्सेस मंदिर जिसे हम कहते हैं, ये सन 89 से चल रहा है। तो 25 साल तक आप सोचें कि जो मंडल वाली साइड थी वो जीती, फिर 2014 के बाद दूसरी साइड जीत रही है। तो पहली वाली भी ये राजनीति है, वो भी अपना साम दाम दंड भेद सब खेलेगी। और एक तरीके से बात ठीक भी है कि हर प्रोफेशन में हमारे जो भारत का जाति का रिप्रेजेंटेशन है वो फेयर नहीं है। प्रोपोर्शनेट तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो बहुत दूर की बात है, फेयर भी नहीं है। लेकिन उसमें किसी राजनेता का अचानक ये कहना, ये थोड़ी सी अलग बात है, अजीब बात है। क्योंकि पत्रकारों को, और वो भी जो प्रोफेशनल पत्रकार हैं, उनको इसके कसूरवार वो नहीं है। अगर अनफेयरनेस भी है तो उनके ओनर्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं। तो ये बात मुझे खास समझ नहीं है। बाकी राजनीति है, जिसकी जो मर्जी वो बोलता है, देश आज़ाद है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और मेरे साथ इस समय पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब हैं, जो कि चुनाव सुधारों को लेकर काफ़ी मुखर रहे हैं। उन्होंने एक किताब भी आज लिखी है, इंडियाज़ एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये किताब, आपके लेख तो हम इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहे हैं, किताब के रूप में आई है चुनाव सुधारों को लेकर। पहला सवाल तो है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता है, लेकिन आपकी किताब इससे कुछ अलग बात कहती है, क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी किताब जो है, ये जो आप जिन आर्टिकल का आपने जिक्र किया कि छपते रहते हैं और आपने पढ़ते रहते हैं, ये उन सब का कलेक्शन ही है। क्योंकि वो एक अखबार में तो था नहीं, कई अखबारों में, कई मैगज़ीन में, और वही इश्यूज बार बार उठ के आते हैं। तो उसी टॉपिक पे एक आर्टिकल लिखा 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद फिर लिखना पड़ता है अपडेट करके। तो ये उसका कलेक्शन ही है। और उस लिहाज से रेफरेंस बुक हो जाती है, क्योंकि टॉपिक्स तो सारे हॉट होते हैं। आर्टिकल तो जब भी लिखा जाता है जब एकदम कोई सब्जेक्ट हॉट हो जाए। तो उन सारे सब्जेक्ट का ये कलेक्शन है, और एक रेफरेंस बुक के बतौर ये लोग मीडिया के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, कि अब जो पार्टी का स्प्लिट हो जाती है, आज तक होती रही है, शिवसेना की चली, कल किसी और की हो जाएगी। क्या रूल चलेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, उन सवालों के जवाब इन आर्टिकल्स के ज़रिए और अब इस किताब के ज़रिए। और जैसे कि अभी मुझे नीरजा जी कह रही थी कि किताब की खूबसूरती है कि सारे आर्टिकल 3-3, 4-4 पेज के, और कहीं से भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो हाँ आपको दिलचस्पी लगे। तो जो ये नहीं है कि शुरू से आखिर तक जाना है आपने, कहीं से भी उठा लीजिए। तो ये किताब उस लिहाज से यूनिक है, और इसमें डेटा पिछले 70 साल का इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ का एक इसमें रेफरेंस अवेलेबल है। अच्छा, फंडिंग को लेकर एक बहुत बड़ी बात की जा रही है कि आज जिस तरह की फंडिंग हो रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है। आप लगातार इस बात को कह रहे हैं, कहाँ पर अभी हिच है? क्यों नहीं सरकार करना चाहती? पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। देखिए, यही तो है कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वो ये समझती हैं कि वो हमेशा के लिए हैं। अगर वो ये सोचना बंद कर दें और देश के हित में सोचें तो रिफॉर्म करेंगी। उनको ये लगता है कि जब मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं क्यों रिफॉर्म करूं। ये भूल जाते हैं कि कुछ दिन के बाद कोई और सरकार आ जाएगी, वो भी यही सोचने लग जाएगी। इसलिए इसको, इलेक्टोरल रिफॉर्म को देश के हित में, पार्टी के हित से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, और ऐसे रिफॉर्म करने चाहिए जिससे इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, जो ऑलरेडी अच्छी रही है, वो और इम्प्रूव हो जाए। एक विचार जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, इसी तरह से कहा जा रहा है कि वन नेशन वन बहुमत, यानी कि वोटों के आधार पर बहुमत होना चाहिए, सांसदों के बहुमत से नहीं। जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो सरकार बनाए। इसको लेकर कैसे देखते हैं? वो तो है ही, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट
वोट लेने वाली पार्टी होती है वही तो सरकार बनाती है, तो उसमें वो तो नहीं है। लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है ये 10 साल से चल रहा है, एक इसके ऊपर चर्चा और डिबेट, तो जिसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर किसी जगह स्टेट की सरकार गिर जाती है 6 महीने में, तो 4.5 साल क्या करेंगे? प्रेसिडेंट रूल रखेंगे तो क्या करेंगे? तो इसका जब तक कोई ऐसा फूल प्रूफ सोल्यूशन नहीं सामने आता, टेबल पे तो आया, अब देखिए कमेटी बैठी है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी क्या बोल के ये कितना बढ़िया सोल्यूशन लेके आती है, क्या जादू की छड़ी निकाल के लाते हैं ये, देख रहे हैं। लेकिन सांसदों के बारे में आपने देखा है एक चीज़ जो एक अनुभव के साथ आ रही है कि जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह से टिकटों का बंटवारा होता है तो वो पूंजीपतियों को होता है कि आज इस फलाना कंपनी के इतने हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वही चुनाव लड़ता है और सांसद फिर मौन हो जाते हैं। क्यों ना डायरेक्ट इलेक्शन हो कि जिस राजनीतिक दल के पास ज़्यादा वोट हों उसको मिले, और विपक्ष तो गौण हो गया है। पता नहीं, मैं इस पे ज़्यादा मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया, तो अभी मुझे इस पे कुछ कहने को नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, आपकी जो एक किताब है इसका पूरा संक्षेप में क्या आपको लगता है कि क्या सुधार मुख्य रूप से होना चाहिए? जैसे अपराधियों को टिकट ना मिले, चुनाव में पारदर्शिता हो, और फिर जो चुनाव आयोग को लेकर ये उसकी नियुक्ति का सवाल है वो भी। जो हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से 30-40 सुधार के प्रस्ताव सरकार के पास मौजूद हैं, सरकार उनका निरीक्षण करे, उसके ऊपर फैसला करे, बस हमारी डिमांड ये है। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे साहब के कहते सरकार को अपनी हिच तोड़नी होगी। देवेंद्रजींनी, माननीय मी मंत्री होतो, प्रशांत होता, देवेंद्रजींनी महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर आणण्यासाठी काम केलं आणि मला अभिमान आहे एकनाथ शिंदेवर, एक मर्द मराठा नेता सत्तेला लाथ मारून बाहेर आले आणि सांगितले सत्ता तुम्हाला लखलाभ, उद्धवजी सत्ता लखलाभ, जी तुम्ही हिंदुत्वाची बेईमानी केली, तुम्ही हिंदुत्वाची बेईमानी केली, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराला तुम्ही सोडलं, एकनाथ शिंदेजी मुख्यमंत्री बनण्याकरता बाहेर नाही आले, तो माननीय देवेंद्र फडणवीस सारखा नेता जो त्यागी नेता आहे त्यांना साथ देण्याकरता बाहेर आले आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथजी देवेंद्रजी दोघंही, आणि आता कोण आलं, कशा करता आले, ज्यांनी देवेंद्रजीच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता कोण होतं, आणि दुसरे त्यांना सांगितलं मोदीजी जगातला सर्वोत्तम भारत करू शकतो आहे म्हणून मी मोदीजींना साथ देण्याकरता आलो आहे, कशाकरता आलो आहे, आणि म्हणून माझी विनंती आहे इथनं गेल्यावर सर्वांनी जोरात घरघर अभियान करा। मी तर 1400 घरी गेलो आहे, तुम्हाला 60,000 घरी जायचं आहे, कोण कोण जाणार आहे, 60,000 घरी जाणार का, सर्व जाणार, मग मी महाराष्ट्राला सांगू आता की मावळचा पुढचा खासदार महायुतीचा खासदार महाराष्ट्रात सर्वात जास्त मतांनी निवडून येईल, सांगू का मी महाराष्ट्राला, मी पुण्यात सांगू का, मी नागपुरात सांगू का, मी मुंबईत सांगू का, पनवेलचं नाव घेऊ का, मग जोरात मला भारत माता की, भारत माता की।
शब्द पाळायचा विषयच येत नाही ना. आदरणीय पवार साहेबांनी काय सांगितलंय की हेच भुजबळ साहेबांचे शब्द आहेत की तुम्ही जाऊ शकता, मी येणार नाही. इट्स सिम्पल. मी येणार नाही म्हणजे आयडिओलॉजीशी कोण लॉयल राहिले 60 वर्ष? शरद पवार. ही इज कन्सिस्टंट अबाउट इट की मी येणार नाही. तुम्हाला जायचं असेल तुम्ही जाऊ शकता, मी येणार नाही. आणि कालच भुजबळ साहेबच स्वतः म्हणले की दोन्ही शपथविधी जे झाले ते आदरणीय पवार साहेबांना अंधारात ठेवून झाले. मी म्हणत नाही, छगन भुजबळच म्हणतायत. आम्ही जेव्हा तुम्हाला सगळ्यांना सांगत होतो की आम्हाला माहिती नव्हतं, कोणी आमच्यावर विश्वास ठेवत नव्हतं. पण याच्यावर चर्चा करणारे कोण? एक पवारसाहेब, त्यानंतर प्रफुल्ल पटेल, अजितदादा पवार, जयंत पाटील, हे मंडळी नंतर म्हणजे शिंदे जॉईन व्हायच्या अगोदर सुद्धा, शिंदे जॉईन झाल्यानंतर सुद्धा चर्चेला हीच मंडळी जात होती. म्हणजे चर्चा होत होती मवियात असताना, म्हणजे काय म्हणणं आहे ना? हो. आणि एवढंच नाही, मग एका वेळेला तर 54 आमदारांनी सह्या केल्या ते जायला पाहिजे म्हणून, म्हणजे शिंदे जॉईन झाल्यानंतर. मग त्याच्यानंतर असं ठरलं की बा ठीक आहे, आता पुढे सांगतो. पण मग कसं काय करणार? जायचं आहे. साहेबांचं म्हणणं आहे की तुम्ही जा, मी काय जाऊ शकणार नाही, मी नाही येणार, तुम्ही जा.